नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है 2014 में कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरीके से क्यों हारी थी? ऐसा कभी नहीं हुआ जब से हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं कि ये पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई हो। ये सबसे शर्मनाक प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी का। और केवल 2014 में 44 सीटों पर नहीं सिमटी थी, 5 साल बाद 2019 में भी 52 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति इतना गुस्सा क्यों रहा कि 5 साल बाद भी उसके जो 2004 से 2014 के बीच के कारनामे थे, उनको जनता भुला नहीं पाई थी? कौन से कारण थे? ये तो ठीक है कि मोटे तौर पर ये माना जाता है कि जो भ्रष्टाचार के, घोटालों के तमाम उस समय स्कैंडल सामने आ रहे थे, खबरें सामने आ रही थी, एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे, बहुत सारे लोग जेल भी जा रहे थे। लेकिन क्या कारण केवल भ्रष्टाचार और घोटाले थे या और भी वजहें थी? महंगाई चरम पर थी, 2 फिगर में हमेशा रही। बहुत कम समय रहा होगा जब एक फिगर में महंगाई मुद्रास्फीति की दर थी, वरना अधिकांशतः लोग महंगाई की मार से त्रत बिल्कुल त्रस्त हो चुके थे। बेरोजगारी भी चरम पर थी। कुशासन जिसको कहते हैं, दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई पॉलिसीज हैं, लग नहीं रहा था कि देश को जिन सुधारों की जरूरत है उस दिशा में एक भी कदम मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार उठा रही थी। और इससे भी बड़ा कारण कांग्रेस का आतंकवाद के प्रति नरम रवैया। जरा याद करिए, जम्मू कश्मीर से लेकर के और कहां कहां खून खराबे नहीं कर रहे थे आतंकवादी। जम्मू कश्मीर से लेकर के मुंबई तक पर, मुंबई का अटैक कौन भूल सकता है? 26/11/2008, 3 दिन तक अकेले मुंबई नहीं दहली थी, पूरा भारत और पूरी दुनिया में वो धमाके और वो जो फायरिंग की जा रही थी, वो जो लोगों को मारा जा रहा था, चाहे होटल ट्राइडेंट में, चाहे ताज में, चाहे सीएसटी में, 4 जगहों पर मुंबई में अटैक हुआ था। पाकिस्तान के आतंकवादी कराची से एक नौका में मुंबई पहुंचे थे, 9 को मार गिराया था हमारे मरीन्स ने, हमारे वायुसेना के और जो आर्मी के और जो हमारे मुंबई के जाबाज पुलिस के अर्धसैनिक बलों के जवान थे। उन्होंने एक को जिंदा पकड़ा गया था, आमिर अजमल कसाब, बाद में उसको भी फांसी पर लटकाया गया। पता चला पाकिस्तान से आए थे। फिर भी मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुष्टीकरण की नीति अपनानी थी। इतना बड़ा हमला जिसमें अमेरिका के भी कई नागरिक मारे गए थे, कई देशों के नागरिक उसमें आतंकवादी हमले में मारे गए थे, और कुल मिलाकर के मरने वालों की संख्या 160 से ज्यादा थी। भारत पर इससे बड़ा आतंकवादी हमला ना उससे पहले हुआ था ना उसके बाद। और चाहे जम्मू कश्मीर में हो, दिल्ली में हो, जयपुर में हो, कलकत्ता में हो, चेन्नई में हो,
हैदराबाद में हो, अलग-अलग समय पर भारत के हर बड़े शहर को लहूलुहान कर रहे थे आतंकवादी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। अब जरा ये भी याद करिए, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है, ये गरीबों की, वंचितों की सरकार है। उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार पर, आतंकवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएँगे। उन्होंने ये करके दिखाया। 2014 के बाद पठानकोट से इधर किसी आतंकवादी को चलने नहीं दिया गया, उसको वहीं निपटा दिया गया। पुलवामा की घटना, उड़ी की घटना, 2 घटनाएँ ज़रूर हम याद करते हैं, या जो पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ था, जब प्रधानमंत्री लाहौर में लैंड कर गए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए, और उनके दिल्ली लौटने के कुछ ही समय बाद ये वैसा ही पीठ में छुरा भोंकने वाली घटना थी, पठान एयरबेस पर अटैक। जैसी अटल बिहारी वाजपेयी जब बस लेकर के लाहौर गए थे, और इत्तेफाक से तब भी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे अटल जी के समय, और जब नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी होता है, अटल जी का भी जन्मदिन होता है, उस दिन वहाँ लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गए थे अफगानिस्तान से लौटते हुए। उसके बाद भी वैसा ही हुआ। अटल जी के समय कारगिल हुआ था, और नरेंद्र मोदी के समय पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था। लेकिन आप और हम ये भी तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही थी, वो अक्षरशः सही थी। उन्होंने किसी तरह की दया नहीं दिखाई पाकिस्तान पर और आतंकवादियों पर। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उनके 3 अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया था, और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, और उसमें उनके बहुत बड़े एक ट्रेनिंग सेंटर या मदरसे टाइप, जहां आतंकवादियों की पूरी फौज तैयार की जा रही थी, उसके परखच्चे उड़ा दिए थे। उसके बाद पाकिस्तान की कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि उतनी बड़ी साजिश, उतना बड़ा हमला भारत की तरफ वो कर भी सके। और यही वजह है कि भारत के जो लोग हैं, वो आंख मूंद कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, और आज तक भी कांग्रेस पार्टी जो खोया हुआ विश्वास था, उसको वापस नहीं पा सकी है। उसके लिए तमाम हाथ पैर ये मार रहे हैं, कभी कुली बनते हैं, कभी कारपेंटर बनते हैं, कभी मोटरसाइकिल के मैकेनिक बनते हैं, कभी ट्रकों पर सवार हो जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम तो आम आदमी की तरह हैं, और आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनको हम समझ रहे हैं। और हाँ, कभी माइक लगा करके सोनीपत में किसानों के बीच में धान की रोपाई करते हुए भी दिखाई देते हैं, माइक लगा करके, और शूटिंग कराते हैं, वीडियोग्राफी कराते हैं, फोटोग्राफी कराते हैं। लेकिन देश की जनता अब इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद के 9.5 साल तो हो गए हैं, लोकसभा चुनाव में भी अब 6 महीने ही बचे हैं, और ऐसे समय जबकि 5 राज्य इस समय चुनाव में जाने वाले हैं, चुनाव की घोषणा हो गई है, मिजोरम, तेलंगाना, और 3 ये उत्तर भारत के राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वैसे तो पांचों राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़,
इन 3 राज्यों में तो सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता है। ऐसे समय हमास ने इज़राइल पर जो अटैक किया है, लोग पूछ रहे हैं कि इसका क्या कोई भारतीय चुनाव पर इम्पैक्ट होगा? तो मेरा कहना है कि जबरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की जनता जब-जब विश्व के किसी भी कोने में 26/11 जैसा या 9/11 जैसा बड़ा आतंकवादी हमला होता है, जिसमें सैकड़ों या हजारों लोगों की जान जाती हो। 9/11 का जो अटैक हुआ था अमेरिका पर, उसमें करीब 3,000 लोगों की डेथ हुई थी, जो ट्विन टावर्स पर विमान टकराए थे। मुंबई पर जो अटैक हुआ था 26/11 को, उसमें भी 163-64 लोग मारे गए थे। और जो हमास की तरफ से इज़राइल पर अब अटैक हुआ है, इसमें तो इज़राइल के करीब 900 नागरिक, जिनमें कुछ विदेशी भी थे, वो मारे गए। और इज़राइल ने उसके बाद जो क्रिया की प्रतिक्रिया में जवाब दिया गाज़ा पट्टी पर, इसमें भी 700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांशतः आतंकवादी हैं। तो जब-जब विश्व के किसी भी कोने में इस तरह की घटनाएं होती हैं, भारतीय जो पहले पंजाब का आतंकवाद झेलने के लिए अभिशप्त थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो पाक प्रायोजित आतंकवाद था, उसको झेलते रहने के लिए अभिशप्त हुआ। और कौन नहीं जानता है कि कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को किस तरीके से 90 के दशक में वहाँ से गमन के लिए, पलायन के लिए मजबूर किया गया था। वो खून के आंसू रोए थे। किस-किस तरह के अत्याचार उन पर नहीं हुए थे, उनके पुरखों पर नहीं हुए थे। इन चीज़ों को कोई भूल सकता है क्या? और ये जो दहशत भरने की कोशिश होती है, ये कहीं न कहीं यूनाइट करती है अमन पसंद और मानवता में विश्वास रखने वाले सभी विचार रखने वाले लोगों को। और जो मैंने कहा कि ठीक है, 2004 से 2014 के बीच में बहुत सारे गलत काम हुए थे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए। भ्रष्टाचार भी चरम पर था, एक के बाद एक। कितने 2G, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, इसके अलावा स्पेक्ट्रम घोटाला, बहुत सारे घोटाले सामने आए थे। लेकिन आतंकवाद के प्रति जो नरम रुख था कांग्रेस का, वो उसे पूरी तरीके से ले डूबा। और कांग्रेस आज भी वही गलती कर रही है। कांग्रेस ने अपने अतीत से और जनता के क्रोध से कुछ नहीं सीखा है। पहले दिन जयराम रमेश का ट्वीट आया, जिसमें इज़राइल पर हमले की कड़ी भर्त्सना की गई। लेकिन जैसे ही केरला के जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश चन्नीथला, उनका बयान आया, वैसे ही सीडब्ल्यूसी में ये पलटी मार गए और इन्होंने फिलिस्तीनियों के सम्मानजनक जीवन का राग अलापना शुरू कर दिया, उनकी जमीन का राग अलापना शुरू कर दिया। इज़राइल पर हुए हमले को भूल गए, क्योंकि इनको वोट परस्ती, मुस्लिम परस्ती और तुष्टीकरण की ही नीति पर चलना है। तो ये जो मिजोरम की जनता है, ये जो तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता है, ये क्या करेगी इन चुनाव में? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के तीखे रिएक्शन ज़रा सोशल मीडिया पर देख लीजिए, जो आने शुरू हो चुके हैं। इसलिए
जो कुछ इस समय इज़राइल और फ़लस्तीन में गाज़ा पट्टी पर चल रहा है, उसका सीधा असर इन 5 राज्यों के चुनाव पर भी पड़ेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आप इसका असर देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।